चलिए, जय हिंद दोस्तों। फिर मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 तक के बायोलॉजी जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे हम लोग। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए। जैसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किए थे, उसमें हमने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था, वो बताया था किडनी के बारे में। किडनी के बारे में जिसको बोले थे वृक्क। वृक्क की पूरी जानकारी हमने आपको दे चुका था। जैसे ही आपको वृक्क की पूरी जानकारी दिया था, उसी के साथ लास्ट में आया था एक कि वृक्क के चित्र के जस्ट नीचे हम आपको लिखाए थे कि एक मनुष्य के वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख पाया जाता था। वहां पर हम लोगों का एक सवाल उठा था, आखिर ये नेफ्रॉन है क्या। जैसे ही वहां से सवाल उठा नेफ्रॉन क्या है, तो हम आपके लिए यही लाए हैं नेफ्रॉन। अब देखिए, नेफ्रॉन कोई पूछेगा है क्या नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहता है, हम आपको डिफिनेशन बता रहे हैं। नेफ्रॉन कहता है, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कैसा इकाई है, कोई पूछेगा नेफ्रॉन कैसा है, संरचनात्मक। संरचनात्मक मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कोई पूछेगा क्या, स्ट्रक्चर मतलब होता है जैसे आपको बोल दिए किसी आदमी का नाम, जैसे ही आप नाम बता दिए फलना आदमी, अब हमको पकड़ना है, उस आदमी को पकड़ना है, तो हम क्या बोलेंगे, तुम चित्र छापो। वही हुआ, जैसे आप चित्र छाप दिए वही हुआ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब हुआ संरचनात्मक। कार्यात्मक मतलब इसकी काम बताओ। जैसे ही चित्र छाप दिया, इसके बाद सवाल उठा कि इसकी काम को बताओ, तो कार्यात्मक। तो नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, यानी कि ये वृक्क में क्या करता है, संरचना के तरह और संरचना के तरह स्ट्रक्चर के तरह होता है, और ये काम करता है। क्या करता है, नेफ्रॉन वृक्क में क्या करता है, कोई पूछेगा। यदि शॉर्ट कोड में बोला जाए तो ये काम करता है। क्या करता है, लेकिन काम करता है जो वास्तव में, किसमें, रियल में, यानी कि वास्तव में, वास्तव में रक्त से, रक्त बोले तो खून से अवशिष्ट, और अवशिष्ट मतलब बेकार और अतिरिक्त पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया में, यानी कि क्या करता है, अवशिष्ट और बेकार को क्या कर देता है, निकालने की प्रक्रिया। जैसे ये अवशिष्ट और बेकार को निकालता है, जब निकाला तभी जो हम लोग, यानी कि तभी निर्माण हो जाता है। किसका उत्पन्न कर देती है, पेशाब उत्पन्न करती है। और एक मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में लगभग, कोई पूछेगा कितना नेफ्रॉन पाया जाता है, याद रखना 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। यानी कि कोई पूछेगा एक मनुष्य के वृक्क में बताओ कितना नेफ्रॉन, आपको याद होना चाहिए एक वृक्क में, एक मनुष्य के वृक्क में टोटल, कोई पूछेगा आपको नेफ्रॉन बताओ, भूलना मत, नेफ्रॉन की टोटल संख्या कितना होती है, 10 होती है। कितना होता है, 10 होता है। लेकिन सवाल उठता है कि एक बात बताइए, ये जो नेफ्रॉन बना हुआ है ये किससे बना हुआ है। सवाल तो उठता होगा कि हमारे शरीर में आखिर नेफ्रॉन जो पाया जाता है ये किससे बना होता है। यदि आपसे कोई पूछेगा नेफ्रॉन किससे बना होता है, तो याद रखना यह वृक्क की कोशिका, कोशिका हम लोग का एक एक शरीर का भाग किससे बना हुआ, एक एक कोशिका से मिलकर बना हुआ, तब ये इतना बड़ा शरीर का क्या हुआ है, विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। तो उसी तरह नेफ्रॉन भी कोई पूछेगा किससे मिलकर बना हुआ है, याद रखिएगा नेफ्रॉन जो बना हुआ है वो वृक्क यानी कि किडनी की किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ। जो कोई पूछेगा किसके बना होता है, वृक्क कोशिका नलिका का क्या होता है, बना होता है। 2 चीजों से बना होता है, याद रखिएगा, एक वृक्क कोशिका, दूसरा वृक्क नलिका। 2 चीजों से मिलकर बना होता है कौन चीज, नेफ्रॉन। तो पहला बताइए किससे मिलकर बना होता है, पहला बना होता है वृक्क की कोशिकाओं से। हम लोग का एक एक शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, वृक्क की कोशिकाओं से। और वृक्क की कोशिकाओं के साथ
अच्छा, हमारे एक अंग किससे? कोशिका से मिलकर बना हुआ। इसी तरह नेफ्रॉन कोई पूछेगा दो चीजों से, एक वृक्क कोशिका, दूसरा वृक्क नलिका। बस हो गया, नेफ्रॉन दो चीजों से। अब देखिए नेफ्रॉन का तो पूरा डिफिनेशन हम लोग पढ़ लिए। अब ये रहा नेफ्रॉन की पूरी आकृति। क्या मेरे भाई? नेफ्रॉन का पूरा क्या हुआ? ये चित्र हुआ। क्या हुआ? नेफ्रॉन का पूरा क्या हो गया? चित्र हो गया। अच्छा, नेफ्रॉन की चित्र हमने कम समय, ताकि आपको जल्द समझा सके, अच्छे से समझा सके, इसीलिए हमने पूरी आकृति पहले बना के तब हमने लेके आया ये वीडियो। तो आइए आओ देखो, कोई पूछेगा ये किसकी आकृति बनाए हैं? कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, कोई अल्लाह है। ये सब किसी का ईश्वर हम नहीं बनाए, यानी कि किसी भी चीज की आकृति नहीं बनाए। कोई पूछेगा किसका आकृति बनाया है? तो हमने बनाया है आपकी यही जान पहचान, घर का मेहमान, कौन? नेफ्रॉन की आकृति। किसका आकृति? नेफ्रॉन की आकृति। सबसे पहला यदि कोई पूछेगा, एक बात बताइए, सबसे पहला इधर वाला कौन चीज है? अपवाही धमनिका। अच्छा, इधर वाला को हमने क्या बोला? कोई पूछेगा अपवाही धमनिका। अच्छा, कोई पूछेगा यह जो अपवाही धमनिका लगा हुआ है ये करता क्या है? याद रखना, ये अपवाही धमनिका के कारण ही जीवों में, किसमें? जीवों में। हम क्या है? जीव है। आप क्या है? जीव है। यानी कि जिसमें जान हो, जो सांस ले, वो क्या है? जीव है। क्या घर में लगा हुआ ईंट का दीवार जीव है? बोलेगा बिल्कुल नहीं है। आप जिस डेस्क बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं वो जीव है? बोलिएगा नहीं है, क्योंकि ये सांस जीवों के अंतर्गत नहीं आते। कोई पूछेगा ये क्या करता है अपवाही धमनिका? तो याद रखिएगा, ये अपवाही धमनिका कोई पूछेगा क्या करता है, तो यही अपवाही धमनिका जो मूत्र का निर्माण करती है, पेशाब उत्पन्न करती है, इसी पथ, यानी कि ये अपवाही धमनिका मूत्र पथ का क्या करता है? निर्माण करता है। मूत्र पथ बोले तो पेशाब की रास्ता का क्या करता है? निर्माण करता है। यदि अपवाही धमनिका नहीं पाया जाता तो आज हमारे पेशाब की रास्ता नहीं होता। पेशाब की रास्ता यानी कि पेशाब खुशफेला होता ही नहीं। इसीलिए सुनते होंगे कि किसी किसी की पेशाब की रास्ते में क्या जम जाती है? कचरे जम जाती है। तो कौन कचरा जमाता? यही अपवाही धमनिका। यानी कि जैसे ही फिल्ट्रेशन हुआ, कुछ गंदगी यदि ज्यादा मात्रा में किसी का अपशिष्ट पदार्थ बचा तो यही अपवाही धमनिका क्या हो जाता? प्रवेश कर जाता, और उसमें कचरा, उसकी रास्ता क्या हो गया? बंद। जैसे ही उसकी रास्ता बंद हुआ, अब पेशाब निकलना क्या हो जाएगा? बंद। तो कोई पूछेगा अपवाही धमनिका बताओ क्या करता है नेफ्रॉन में? तो ये मूत्र पथ का क्या करता है? निर्माण, यानी कि पेशाब की रास्ता का क्या करता है? निर्माण करता। लेकिन याद रखना, यही अपवाही धमनिका के कारण रक्तचाप की बात करें तो नाम सुनेंगे बीपी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। यानी कि कोई पूछेगा एक बात बताओ, जैसे ही मूत्र पथ का निर्माण क्या अपवाही धमनिका, दूसरा और इससे क्या होता है? तो यानी कि रक्तचाप, बीपी का जो उतार चढ़ाव होता है, ये अपवाही धमनिका के कारण ही क्या होता है? बीपी कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ गया, कभी घट गया। किसके कारण? अपवाही धमनिका के कारण। तो अपवाही धमनिका हम लोग एक चीज तो समझ लिए, अपवाही धमनिका। अब आइए दूसरा जो इधर लाए हम, एक है अविवाही हार्मोन। क्या कोई पूछेगा हार्मोनो रहता है नेफ्रॉन में? बिल्कुल हार्मोन रहता है। जिस तरह से हमारे शरीर में हार्मोन पाए जाते हैं, उसी तरह नेफ्रॉन भी किसके शरीर में? हमारे शरीर में पाए जाते हैं। लेकिन ये पाया जाता है वृक्क के अंदर, वृक्क के बाहर मत पाया जाता है नेफ्रॉन। ये मत सोचना कि नेफ्रॉन के अंदर, वृक्क के बाहर पाया जाता है नेफ्रॉन। हमेशा नेफ्रॉन पाया जाता है वृक्क के अंदर। तो ये अविवाही, तो उसी में एक इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? हार्मोन। हार्मोन के आगे कोई नाम देना था, एक दे दिया अविवाही हार्मोन। आपको पता होना चाहिए हार्मोन कोई पूछेगा क्या करता है? हार्मोन के कारण ही हमारे
बुद्धि यानी कि बुद्धि बढ़ता है किसके कारण? हार्मोन के कारण। हम लोग छोटे नूनू से बाबू हुए किसके कारण? यानी कि विकास किए किसके कारण? हार्मोन के कारण। आपको तो याद होगा कि हमारे शरीर में टोटल हार्मोन की कोई पूछेगा संख्या बताओ, तो हमारे शरीर में टोटल हार्मोनों की संख्या होती है 230 हार्मोन पाया जाता है किसके शरीर में? हमारे शरीर में। तो अब दो चीज हम लोग समझ गए, एक अवाही धमनी का, एक अभिवाही हार्मोन। अब दूसरा है, दो चीज मैं एक साथ समझाऊंगा, बोलिएगा कौन कौन? एक तो पहला समझाऊंगा ग्लोमेरुलस और दूसरा समझाऊंगा बोमेन संपुट। अच्छा, ये कोई पूछेगा दोनों आप एक बार ही क्यों ले रहे हैं? हमारे घर में 2 प्लेट है, तो दोनों को ये दोनों 2 मेहमान आ गई, तो दोनों मेहमान को एक साथ कहीं निपटारा कर ली, अलग अलग से टाइम दे। तो इसी तरह दोनों समझाने का एक ही बार में समझना बिल्कुल आसान और बिल्कुल सुंदर तरीका से। कोई पूछेगा एक बात बताओ, ये करता क्या है? याद रखना, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट। क्या चीज? 2 चीज बहुत अच्छे तरीका से समझना इस नेफ्रॉन में, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट। कोई पूछेगा ये करता क्या है, ये आदि आदि कोई पूछेगा ये है क्या, तो याद रखना ये दोनों कोशिका है। क्या है? ये दोनों क्या है? सेल है। सेल मतलब की बात करें तो कोशिका। ये कोशिका कोई पूछेगा एक बात बताइए, ये तो कोशिका है लेकिन नेफ्रॉन में करता क्या है दोनों, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट? तो आप याद रखना ये दोनों, कोई पूछेगा चक्कर फक्कर करता है, चक्कर फक्कर नहीं करता है। ये ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट का एक बड़ा क्या होता है? नेटवर्क होता है। नेटवर्क की बात करें तो टावर। कौन चीज? नेटवर्क की बात करें तो टावर। किसके अंदर टावर? गांव में नहीं, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट की एक नेटवर्क होता है किसमें? नेफ्रॉन में। और इसी नेटवर्क की सहायता से, टावर की सहायता से ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट की क्या होती है? एक लंबी नलिका होती है। क्या होती है? लंबी क्या होती है? नलिका। नलिका की बात करें तो लंबी ये क्या होती है? नली होती है। और ये नली कोई पूछेगा करता क्या है, और इसी के आगे, नली के आगे एक घुमावदार क्या होता है? क्या होता है? नलिकाएं होती हैं। और यही नेटवर्क के बदौलत, यानी कि इसी नेटवर्क की सहायता के बदौलत, यानी कि कौन नलिका को किधर भेजना है, किधर किसको किधर रास्ता देना है, ये नेटवर्क का काम करता है। यही ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट। तो कोई पूछेगा एक बात बताओ, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट नेफ्रॉन में क्या करता है? इसकी ये क्या होती है? नेटवर्क, यानी कि टावर होती है। और दोनों का क्या होता है? एक लंबी वृक्क की क्या होती है? नलिका। यही दोनों की नलिका किससे जुटा हुआ रहता है? हम लोगों की किडनी से। इसी का नेटवर्क जैसे ही किडनी से जुड़ा रहता है दोनों, और यही बांटता है किसका नाला का रास्ता किधर जाना चाहिए। कौन? ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट। तो टावर की तरह काम करने वाला कोई पूछेगा कौन? ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट। जिस तरह से आपको यदि पूछेंगे एक बात बताओ, दही खिलाएंगे, दही खाएं आप लोग? अच्छा, दही बिना चीनी का खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि खट्टापन होता है। जैसे ही खट्टा हुआ तो आप जिस तरह से दही चीनी के बिना नहीं खा सकते हैं, उसी तरह नेफ्रॉन में भी यदि 2 चीज ना रहे, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, यदि इसकी नेटवर्क नहीं रहेगा तो इसकी नाली कभी भी बांटने वाला नहीं है। तो जिस तरह से आप यदि दही खा रहे तो चीनी का लेना जरूरी है। यदि आप कॉपी लेके बैठे हैं तो पेन का रहना जरूरी है। यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपका पढ़ना बनता है, फर्ज बनता है कि सिर्फ
दूसरे के भरोसे 450 या तो 400 350 नहीं ला सकते। सिर्फ कहिएगा कोचिंग पढ़ के हम लेके आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आपको घर में भी क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरे कह दे हम 350 ला देंगे, दिलवा देंगे, कोई 415 425 430 इतना ला देंगे तो समझ जाना आपसे ठगने का काम कर रहा। सिर्फ वही ना दिलवा सकता है, लाना पड़ेगा तो आप ला सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए, ये दोनों क्या कर दिया, तो टावर का काम, नेटवर्क का काम। दूसरा कोई पूछेगा कुंडलित, तो ये साधारण सी बात है, इसकी क्या होती है कुंडलित संरचना, यानी कि इस तरह से कुंडलित क्या कार, कुंडी देखे ना पकड़ने वाला, कहाँ ट्रक उरक में यूरिया उठाते, चीनी का बोरी उठाते, लेबर सबको देखे होंगे कुंडलित रहता है, इस तरह से घुमावदार कुंडली। तो इसी तरह रचना वहां पर भी पाया जाता है, कैसा कुंडली। तो देखिएगा ना कई बड़े बड़े मार्केटों में ट्रक आते हैं तो यूरिया का बोरा, चीनी का बोरा, मैदा का बोरा उठाने में कुंडली का क्या किया जाता है, प्रयोग। तो यही होता है। इसी तरह कुंडली के आकार के क्या होते हैं, संरचना। दूसरा, आप यहां तक हम लोगों ने निपटारा कर लिया। आप समझने का बात है, ये जो दो है किसके तरह, पानी चढ़ाने वाला पाइप के तरह, ये जो दोनों है ये कौन दिए थे, कोई पूछेगा, ये वैज्ञानिक थे हेनले। कौन रे, हेनले। वैज्ञानिक थे कौन, हेनले। हेनले के यानी कि हेनले साहब ने बहुत अच्छा क्या थे, वैज्ञानिक थे, किसके, बायोलॉजी के। ये जो वैज्ञानिक थे, ये हेनले बोलने लगा कि हमरा भी कुछ है नेफ्रॉन के अंतर्गत। बोला हम भी कुछ खरीदना चाहते हैं नेफ्रॉन में। बोला खरीदिएगा आप, तो क्या खरीदिएगा, बोला हम 2 पानी चढ़ाने वाला पाइप लगवा देते हैं। कहां पर, नीचे में। जिस तरह से हम लोग किसी भी यानी कि मंदिरों में, मस्जिदों में क्या देते हैं, दान देते। अच्छा, दान देने से क्या होती है, कोई पूछेगा पुण्य की पाप, हम लोगों को क्या होता है, पुण्य होता है। पाप होता है दान देने से, नहीं, तो पुण्य कमाते। इसी तरह हेनले ने भी क्या कमाया, पुण्य कमाया। पुण्य कैसे कमाया, उन्होंने भी नीचे पानी चढ़ाने वाला पाइप लगा दिया। बोला ये मेरा है, किसका है, नाम लिख दिए, पंखा दिए तो पंखा पे नाम, ये कुमार। अच्छा, यदि कोई चीज दिए, सीमेंट दिए, सीमेंट का बोरा में तो नाम लिखा नहीं जा सकता, तो उन्होंने भी दे दिया। बोला मेरा भी नाम आ गया, कौन चाप, हेनले का चाप। अब कोई पूछेगा हेनले का चाप बिरिकक में करता क्या है, तो याद रखना हेनले के चाप बिरिकक के, बोला हम मध्य भाग में, मध्य मतलब बीच वाले भाग में किसका चाप रहता है, हेनले का चाप। क्योंकि ये बोलता हम न तो उस पार्टी में न तो इस पार्टी में, हम बीच में, दोनों पार्टी का क्या उठाएंगे, माजा। यानी कि आप दोनों बोलिएगा, बीच में हम थापरी बजाएंगे। क्या बजाएंगे, थापरी। कौन बोला ये बात, हेनले। तो ये हुआ किसका चाप, हेनले का चाप। कोई पूछेगा कहाँ रहता है, किडनी के मध्य भाग में, मध्य बोले तो बीच वाले भाग में रहता है हेनले का चाप। इसी तरह उन्होंने भी एक और संरचना घुमा दिया, बोला ये मेरा हेनले का अविरोही चाप है। तो ये हो गया हेनले का चाप। हेनले का चाप बिरिकक के मध्य भाग में, हेनले का अविरोही चाप, इसके जस्ट नीचे होता है हेनले का अविरोही चाप। अब जब इतना आप समझ लिए, अब आते हैं दूसरा, कुंडलिका में संग्राहक। अब इस पार का जितना अंक था सारा चीज हम लोगों ने क्या कर लिया, निपटारा कर लिया। जैसे ही इसका निपटारा कर लिया, अब आइए नेफ्रॉन की उस भाग में। अच्छा, अब जैसे ही उस पार में आए, हम लोगों का पहला है संग्राहक नलिका। कौन नलिका, हम लोगों का उधर है कौन नलिका रे, संग्राहक नलिका। अच्छा, अब कोई पूछेगा संग्राहक नलिका, नलिका मतलब आपको याद होगा नली। जिस तरह से गांव में अभी क्या बना रहे हैं मुखिया लोग, नली, आधा रुपया अपना पैकेट में, आधा रुपया नली में। कहीं वो नली संभव हो, गांव में बहुत ठगते हैं। पंचायत चुनाव वाला ऐसने खर्चा नहीं कर देता है चुनाव में, जितना खर्चा किया पहले अपना पॉकेट में भरेगा, तब ये तुम्हारा गांव का क्या होगा, विकास होगा। इसी तरह एक नलिका भी बनाया। बोला नेफ्रॉन में जब मुखिया लोग बनाते हैं तो हम भी नेफ्रॉन मानवों में दे देते हैं अंदर में। सब चीज तो मानवे ने उत्पन्न किया है, मानव में पहले से, उसके बाद गांव में।
तो यहां पर लगा दिया संग्राहक। क्या रे? नलिका। ये संग्राहक नलिका कोई पूछेगा क्या? नलिका मतलब नली, पानी उनी भागने वाला, उसी को बोलते कौन चीज? नली या तो नलिका। ये कोई पूछेगा क्या करता है? ये आता है लास्ट में, जब हेनले तेनले सब खत्म तब आता है कौन नलिका? संग्राहक नलिका, जो कब आता है? अंत में। ये अंत में आकर बोलता है हम कहां जुड़ जाएंगे? मूत्रवाहिनी में आके जुड़ जाता है। कौन नलिका? संग्राहक नलिका। जैसे ही नली में जुटा, मूत्रवाहिनी में संग्राहक नलिका जुटा, जुड़ने के साथ अब जितना पेशाब एकत्रित हुआ, क्या हुआ? यानी कि कोई पूछेगा एक बात बताओ, हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं? वृक्क श्रोणी होता है। क्या होता है? वृक्क श्रोणी होता है, जो एक बड़ी गुहा होती है। इसी बड़ी गुहा की वजह से मूत्र को क्या कर देता है? एकत्रित, यानी कि पेशाब को इकट्ठा करता है। जैसे ही पेशाब को इकट्ठा किया, वो आया लास्ट में संग्राहक नलिका। बोला संग्राहक नलिका तुमको छोड़ेंगे नहीं। बोला मेरा एक नली बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नली। उस नली में आओ और मेरा काम है संग्राहक नलिका अंत में आया और मूत्र को क्या कर देना, यानी कि पेशाब को शरीर के अंदर से क्या निकाल देना? बाहर। यानी कि बाहर निकाल के तुम दुनिया देखो। क्या देखो? दुनिया दिखाने का काम पेशाब को कौन करता है? कोई पूछेगा। याद रखना, संग्राहक नलिका। अच्छा, दूसरा आया दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसी को बोलते हैं, अच्छा इससे दूर है कि नजदीक? इससे दूर, इसीलिए उसका नाम दिया गया दूरस्थ कुंडलित नलिका। यह कोई पूछेगा क्या है? यह हेनले के अत्यधिक लूप खंड है। क्या है? खंड मतलब हेनले को टुकड़ा कर दिया, अत्यंत लूप के टुकड़े को करके इस तरह से जो हेनले दे दिया उसी को खंड कर दिया। कौन? दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब आया लास्ट में, ये बोला हमरा भी कोई नाम होना चाहिए। इस तरह से जो डिजाइन दिए आप, इसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। बोला तुम्हारा जो डिजाइन है उसका नाम दे दिए। एक जनरल संग्राहक है, तुम्हारा नाम हो गया समान संग्राहक। इसी के साथ हम लोग को नेफ्रॉन की पूरी जानकारी हो चुका। यानी कि ये भी पढ़ लिए, सारा चीज हम लोग क्या कर लिए? समझ लिए। जब पूरा चीज समझ लिए तो अब आता है नेफ्रॉन की कार्यविधि, या तो मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो आइए इसके जस्ट बाद हम लोग आते हैं नेफ्रॉन की कार्यविधि, मूत्र का निर्माण कैसे होता है। चलिए, अब हम लोग जैसे ही नेफ्रॉन की पूरी आकृति देख लिए, सब चीज देख लिए, अब आता है मेरे भाई कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, यदि उसी में पूछे तो उसी में लिख देना। कहता है नेफ्रॉन की कार्यविधि। एक ही क्वेश्चन में दो चीज हम सेटिंग की है, यानी कि मोल उल में जाते होंगे तो आप लोग को लिखा हुआ आता होगा बाय वन गेट वन, एक में एक फ्री। आ जाइए, इसी तरह एक ही क्वेश्चन में एक में दो क्वेश्चन सेट किए हैं, आंसर वही सेम टू यू, वन टू यू सेम टू यू। या तो आपसे पूछे नेफ्रॉन की कार्यविधि, या तो आपसे पूछे मूत्र का निर्माण कैसे होता है। यदि आपको क्वेश्चन पूछ दे, या तो नेफ्रॉन की कार्यविधि को बताइए या तो मूत्र का निर्माण लिखे, दोनों में से कुछ पूछे, इतना बात खाली तुमको क्या कर देना? छाप देना। छापना क्या ये लेके जाएगा? नहीं। आवाइए, सबसे पहला आंसर लिखना है नेफ्रॉन की कार्यविधि या तो मूत्र का निर्माण कई चरणों में? 3 चरणों में। याद रखना, कई चरणों में? 3 चरणों में क्या होती है? संपन्न हो जाता। यदि कोई पूछेगा चुनाव बताइए कई चरणों में? जय चरणों में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका पेट जय पर्सन में बढ़े, जय थाली में बढ़े, तय थाली खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह इसका भी पेट कई चरणों में भरता है? 3 चरणों में। इसकी कार्यविधि या तो मूत्र का निर्माण कई चरणों में? 3 चरणों में। तो नेफ्रॉन की कार्यविधि या मूत्र का निर्माण 3 चरणों में क्या होता है? संपन्न होता है। कोई पूछेगा तीनों चरण का नाम बताइए, सबसे पहला बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या रे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है ट्यूबुलर अवशोषण, तीसरा होता है ट्यूबुलर का स्त्रवण।
अच्छा, तो कई चरण हुआ? 3। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर अवशोषण, ट्यूबुलर स्त्रवण। अब कोई पूछेगा ये तीनों है क्या, हमको जानकारी चाहिए। जानकारी चाहिए तो लो जानकारी। अब देखिए सबसे पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। कोई पूछेगा हिंदी में पढ़िए फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नाम है, मतलब क्या करेगा, किसी न किसी को छानेगा, यानी कि किसी को क्या करेगा, छांकने का काम करेगा। तो यह एक छन्ना की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पहले बोल दे फिल्ट्रेशन आया तो किसके तरह काम करेगा, छानने का। तो यह एक छन्ना की तरह कार्य करते हैं। छनित शुद्ध रक्त को, किसको, जो छाना हुआ शुद्ध खून है, यानी कि जो छाना हुआ चले गया शुद्ध खून, उसको अपवाही धमनिका में वापस चली जाती है। यानी कि जैसे कोई चीज छाना हुआ हो गया, छाना हुआ काम हो गया, अब इसको कहीं ना एक जगह क्या होना है, इकट्ठा। तो इकट्ठा होना है कहां पर, अपवाही धमनिका वापस रिटर्न चली जाती है। जिस तरह से यदि आप ही कुछ कर लीजिएगा, यदि झगड़ा उगड़ा घर में हो गया तो छोड़ के आपको चल दिया, क्या कीजिएगा, कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह छानने के बाद वापस रिटर्न हो जाती है। तथा छानित शुद्ध पदार्थ जैसे, शुद्ध पदार्थ कौन कौन, जैसे यूरिया, यूरिकम, जल, सबकी जानकारी दे चुके हैं। प्रोटीन और ग्लूकोज, जल, अपवाही चाप होते हैं, अपवाही चाप में तथा संग्राहक नलिका में पहुंचा देता है। जैसे ही छनित शुद्ध रक्त अपवाही धमनिका में पहुंचा, फिर इसका काम है कि ये कहां पहुंचा देना, संग्राहक नलिका में पहुंचा देते हैं। और इतना काम जैसे ही पहुंचा दिया, खाना खाने बोलता है नाश्ते कर लीजिए, बोलता हम कुछ नहीं करेंगे, फिर आएंगे आप तुमको लेनी। इतना जैसे ही छोड़ा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का काम खत्म। अब दूसरा फिर आया, बोला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का काम खत्म, दूसरा आ गया ट्यूबुलर का कौन चीज, अवशोषण। जैसे ही ट्यूबुलर आया, बोला जैसे जैसे क्षणित पदार्थ नलिका से होकर अब क्या हो रहा था, गुजर रहा था। क्या हो रहा था, सब खून छाना हुआ चले गया, अब क्या करना चाहा, गुजरा। अच्छा, होकर गुजरती है, उनमें से लाभ, आप जिसमें देखा है, मान के चलिए यही नली है, ये नली बना दिए। अच्छा, नली में मान के चलिए छनित पदार्थ जैसे छानते जा रहे, इसमें कुछ क्या देखे, लाभ पदार्थ भी जा रहा था, कुछ हानिक पदार्थ भी जा रहा था। जैसे देखे लाभ पदार्थ है, इसको हम लोग क्या कर लिए, रख लिए। कौन, ग्लूकोज, प्रोटीन एवं नलिकाओं के कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, अवशोषित मतलब खींच ली जाती है, तथा बाकी पदार्थ को संग्राहक नलिका में भेज दी जाती है। जो लाभ वाला चीज था हम रंग लिए, और जो बिना हानिकारक वाला चीज था बोले संग्राहक नलिका में, फिर मारे पिछवाड़े से लात, बोले जा, फिर वही नलिका से उसको भेज दी। ये काम देखो किसका, ट्यूबुलर का अवशोषण। ट्यूबुलर का अवशोषण खाली लाभदायक वाला चीज खोजता है, हानिकारक पदार्थ में कभी भी जाता नहीं है। कौन, ट्यूबुलर का अवशोषण खाली लाभ देखता है कि कहां हमको क्या हो, लाभ हो। तीसरा आया ट्यूबुलर का कौन चीज, स्त्रवण, इसी का सेकेंड भाई है, इसका भी नाम ट्यूबुलर, इसका भी नाम ट्यूबुलर, लेकिन ये अवशोषण करता है, ये क्या करता है, स्त्रवण करता है। पुनः अवशोषण के बाद अब फिर से क्या होता है, अवशोषण। ले भाई कितना अवशोषण, जितना हो सके। पुनः अवशोषण के बाद बचे पदार्थ, अब जो अवशोषण हुआ कुछ था कि जो चोरी छुप के घुसक के था, बचे पदार्थ जैसे जल, यूरिकम, यूरिया इत्यादि संग्राहक नलिका से मूत्राशय में पहुंचती है। कहां पहुंच जाती है, संग्राहक नलिका की सहायता से मूत्राशय में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंचा, अंत में मूत्र मार्ग क्या करता है, बोलता है तुम मेरा गली में आएगा, मेरा मोहल्ला में तुम छरपटाएगा। बोला हाँ तुम्हारे मोहल्ला में छरपटाएंगे। बोला मूत्र मार, क्या तुमको हम, मेरा मोहल्ला में तुम मेरा अधिक गड़बड़ी करेगा। मूत्र मार क्या कर देता है, पीछे से धकेल के निकाल दिया। जैसे ही निकाला, ट्यूबुलर का भी स्त्रवण हो गया काम। तो ट्यूबुलर क्या करता है, उसके मोहल्ला में यदि कोई जाए, मोहल्ला में कौन जाता है, नलिका में कौन जाता है, कोई पूछेगा, जल, यूरिकम, यूरिया इत्यादि जो जाता है, इसको क्या कर देना, बाहर निकाल देना। जैसे ही इतना कम हो गया, इस चैप्टर में लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है, एक हेमोडायलिसिस और एक बचा है
बीपी आप लोगों को पढ़ा देंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब 2 क्वेश्चन मात्र बचा है, दोनों क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आइए आप समझते हैं हम लोग आज चैप्टर 4 का लास्ट क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन क्या है। आप लोग डायलिसिस के बारे में बहुत सुने होंगे, क्या घरों में नहीं, कहां पर, डॉक्टर के पास जाते होंगे। किडनी यदि खराब हो जाता होगा, यदि दवाइयों से टेबलेटों से ठीक नहीं होते हैं, टेबलेट्स से ठीक नहीं होते हैं, तब बोलता है डायलिसिस करना पड़ेगा। यही तो पढ़ना हम लोगों को, डायलिसिस। अच्छा, डिफिनेशन से पहले छोटा मोटा बात पहले समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, छोटा मोटा बात पहले समझ लेते हैं। अच्छा, डायलिसिस कोई पूछेगा, एक बात बताइए, एक सप्ताह में मैक्सिमम कितना बार हो सकता है डायलिसिस, यानी कि किडनी खराब होने के बाद कोई पूछेगा एक बात बताइए कितना बार हो सकता है। याद रखना, आमतौर पर डायलिसिस जो हो सकता है सप्ताह में, कोई पूछेगा कई बार, सप्ताह में 3 बार किया जाता है। कोई पूछेगा डायलिसिस आमतौर पर कितने बार किया जाता है, सप्ताह में 3 बार किया जाता है। इसके करने से, किसके करने से, इसे करने से लगभग किडनी क्षतिग्रस्त होने के कारण रक्त में विषाक्त पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। और एक बार डायलिसिस करने से कोई पूछेगा कितना घन मीटर प्रति घन मीटर की रफ्तार से ब्लड निकलता है, तो याद रखिएगा 200 से 400 प्रति घन मीटर से क्या की जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। जैसे अब आइए डायलिसिस मशीन कोई पूछेगा क्या है, तो डायलिसिस मशीन क्या है, डायलिसिस क्या होते हैं, ये छोटे मोटे डॉक्टरों के पास नहीं पाए जाते। मेडिकल कॉलेज में, लगभग मेडिकल कॉलेज में आपको डायलिसिस मशीन दिखाई दे देगा। आप कोई मेडिकल कॉलेज जाइएगा वहां पर आपको डायलिसिस मशीन दिखाई दे देगा, और बड़े बड़े डॉक्टर के पास भी डायलिसिस मशीन मौजूद रहता। जो किडनी के मेन डॉक्टर है उसके पास तो हर हाल में डायलिसिस मशीन जरूर हो। तो डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। क्या है, कृत्रिम विधि है। इस डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क, यानी कि उर्दू में बोलते हैं गुर्दा, सही से काम नहीं कर रहे होते, तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के किडनी सही से काम नहीं कर पाते। जैसे ही किडनी सही से काम नहीं किया तब करते हम लोग कौन चीज, डायलिसिस। पहले डायलिसिस नहीं करते, पहले टेबलेट का यूज करते। या दूसरा लिखना, इस प्रक्रिया द्वारा बहुत सरल तरीके से शरीर के भीतर, किसके भीतर, शरीर के भीतर मौजूद खराब रक्त को फिल्टर करके, क्या करके, फिल्टर करके, जिस तरह से आयरन रहता पानी में ड्रम में धरकर हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके निकाला जाता है। और नकली किडनी द्वारा रक्त को वापस साफ करके, क्या करके, साफ करके सर्फ एक्सल लेके, जैसे कपड़ा गोरते हैं तो क्या सर्फ एक्सल सर्फ देते हैं, धोया चले जाता। इसी तरह डायलिसिस में जैसे ही ब्लड खींचा जाता है शरीर की पूरी का पूरी क्या कर देता है, साफ कर दिया। जैसे ही साफ किया फिर वापस कहां पहुंचा दिया जाता है, शरीरों में पहुंचाया जाता है। डायलिसिस करने का 2 तरीका, एक गले में किया जाता है, दूसरा कमर पे किया जाता है। 2 सबसे अच्छा होता है कहां पर, गले पर, लेकिन मैक्सिमम आदमी कहां करते हैं, गले पे थोड़ा क्या लगता है, डर। लेकिन कोई पूछेगा इसे करने से क्या होता है, ये कभी भी आमतौर पर नॉर्मल जगह नहीं किया जाता, ये आईसीयू रूम में डायलिसिस होता है। 1 सप्ताह में लगभग कितने बार, कोई पूछेगा 1 सप्ताह में डायलिसिस 4 बार। इसे करने से क्या होता है, किडनी क्षतिग्रस्त, रक्त में विषाक्त पदार्थ जो भी है सारा क्या हो जाता है, निकल जाता है। और 200 से 400 घन मीटर प्रति से क्या होती है, डायलिसिस होता है। तो ये था डायलिसिस। जब टेबलेटों से ठीक नहीं होता तब करते हैं डायलिसिस। और डायलिसिस यदि एक बार कर लिए तो आपको हर माह बोले थे डायलिसिस करना ही पड़ेगा, अन्यथा जहां आपकी उम्र 40 साल है आप वहां 10 साल के अंतर्गत अपनी जान गंवा बैठेंगे, अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। यदि डायलिसिस करते रहे, बहुत खर्च होती है, खर्च तो होता लगभग 1 माह में करने से
10,000 रुपया आमतौर पर समान तरीके से मेडिकल कॉलेजों में खर्चा होती है। 10,000 तो मैक्सिमम, यानी कि मेडिकल कॉलेज में यदि किसी प्राइवेट सेक्टर में कीजिएगा तो लगभग आपको 20,000 रुपए में। कोशिश कीजिएगा यदि आपके घरों में कोई भी किडनी से परेशान है तो यदि टेबलेटों से ठीक ना हो तो उसको किसी मेडिकल कॉलेज पर शिफ्ट करवाइएगा और इसे बढ़िया तरीका से इलाज करवाते हैं मेडिकल कॉलेज वाले, और आपको अच्छे ढंग से इलाज करवा देंगे और कम फीस पर, कम रुपया पर वो क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। तो यही था डायलिसिस। तो आज का वीडियो कैसा लगा, हम जो जिस YouTube चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं उस YouTube चैनल का नाम है मेरे भाई अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। जरूर सर्च मारिएगा। यदि आपको इस बायोलॉजी का चैप्टर 4 का अच्छा लगा है पूरा क्वेश्चन, इसी के साथ आप एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैप्टर 4 हम लोगों के बीच नहीं रहा, चला गया चांद कहां, नजरों से उतरकर। बहुत जल्द आएंगे नए चैप्टर लेकर, नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण एवं समन्वय लेकर। इसी के साथ जय हिंद, बने रहिए अपने